आज हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पिछले एक दशक में भारत में यौन हिंसा से बचे लोगों के लिए न्याय का रास्ता कितना मुश्किल रहा है और इसमें क्या-क्या प्रणालीगत चुनौतियां हैं, आज हम इसी पर एक गहरी नज़र डालेंगे। ये पूरा विश्लेषण पब्लिक में मौजूद डेटा और रिपोर्ट्स पर आधारित है, तो चलिए इसे समझते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर साल 30,000 से ज्यादा बलात्कार के मामले आधिकारिक तौर पर दर्ज होते हैं। सोचकर देखिए, ये एक सरकारी आंकड़ा है और ये कोई एक साल की बात नहीं है, ये संख्या लगातार बनी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यही असली संख्या है? सच तो ये है कि ये आंकड़े पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा बताते हैं। असल तस्वीर इससे कहीं ज्यादा बड़ी और चिंताजनक है। तो चलिए इस संकट के असली पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर वो कौन सी अनदेखी बाधाएं हैं, कौन से छिपे हुए आंकड़े हैं जिनके चलते बहुत से मामले तो कभी सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पाते। तो सवाल है, इतने सारे मामले रिपोर्ट क्यों नहीं होते? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहला तो है सामाजिक कलंक, यानी समाज में बदनामी का डर। फिर आता है प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों का दबाव। कई बार जाति आधारित भेदभाव भी एक बहुत बड़ी वजह बनता है। और हाँ, पुलिस का रवैया, उनकी निष्क्रियता या कभी-कभी दुश्मनी भरा बर्ताव, ये भी सर्वाइवर्स को आगे आने से रोकता है, खासकर तब जब आरोपी कोई रसूखदार इंसान हो। और यहीं से शक्ति का पहलू सामने आता है, जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। आइए देखते हैं कि जब न्याय की प्रक्रिया में राजनीति घुस जाती है तो होता क्या है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पार्टियों के सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हैं। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, ये समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, बल्कि ये एक प्रणालीगत मुद्दा है जो पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में फैला हुआ है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसमें इस तरह के आरोपों वाले नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन ये आंकड़ा इस बात को रेखांकित करता है कि ये एक व्यापक समस्या है जो लगभग सभी पार्टियों में मौजूद है। तो इस राजनीतिक प्रभाव का जमीन पर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्यवाही में देरी होती है, जांच के साथ समझौता किया जाता है और जो ईमानदार अफसर होते हैं उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। उन्नाव मामला इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां एक ताकतवर नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए ही सर्वाइवर को महीनों तक लड़ना पड़ा। मामला आगे तभी बढ़ा जब मीडिया और जनता का दबाव बहुत ज्यादा हो गया। सियासी दखलंदाजी तो है ही, लेकिन उसके अलावा न्याय प्रणाली के अंदर भी कई संस्थागत कमजोरियां हैं। चलिए अब न्याय की इस टूटी हुई राह को समझते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुकी है। एक सर्वाइवर के लिए न्याय पाने का सफर किसी बाधा दौड़ से कम नहीं होता। पहला कदम केस रिपोर्ट करना, वहां उन्हें बदनामी और अक्सर पुलिस की निष्क्रियता का सामना करना पड़ता है। फिर आती है जांच, जो अक्सर देरी और बाहरी हस्तक्षेप से भरी होती है। इसके बाद कोर्ट में मुकदमा, जो कमजोर सबूतों और गवाहों के मुकर जाने से कमजोर पड़ जाता है। और आखिर में फैसला। अदालतों में इतने केस पेंडिंग हैं कि फैसला आने में सालों साल लग जाते हैं। तो इन सारी रुकावटों का नतीजा क्या निकलता है? ये चार्ट इस न्याय के अंतर को बिल्कुल साफ दिखाता है। एक तरफ देखिए दर्ज हुए मामलों का ऊंचा बार, और दूसरी तरफ सजा की दर, यानी जिन मामलों में सजा हुई उसका कितना छोटा बार है। ये दर अक्सर 30% से भी नीचे रहती है। इतना बड़ा फर्क है। इस समस्या से निपटने के लिए और मामलों में तेजी लाने के लिए एक समाधान लाया गया था, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। वादा यह था कि ये अदालतें न्याय प्रक्रिया को तेज करेंगी। लेकिन वादा तो था, पर असलियत क्या है? इन अदालतों में स्टाफ और जजों की भारी कमी है। जो प्रक्रियात्मक देरी पहले होती थी, वो अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए इनका कुल मिलाकर प्रभाव बहुत सीमित रहा है। सही संसाधनों और ढांचागत सुधारों न होने की वजह से एक अच्छी सोच वाली पहल भी कमजोर पड़ गई। लेकिन इस निराशाजनक तस्वीर के बीच कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो जवाबदेही मांग रही हैं। ये वो ताकतें हैं जो लगातार सिस्टम में बदलाव के लिए दबाव बना रही हैं। इनमें कौन कौन शामिल है? स्वतंत्र मीडिया, जो सिस्टम की नाकामियों को सबके सामने लाता है। नागरिक समाज और कार्यकर्ता, जो सर्वाइवर्स को जरूरी समर्थन देते हैं। सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन, जहां लोग सड़कों पर उतरकर तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। और वैश्विक मानवाधिकार संगठन, जो लगातार सुधारों के लिए आग्रह करते रहते हैं। तो आखिर में दांव पर क्या लगा है? ये सिर्फ कुछ लोगों को न्याय मिलने या ना मिलने की बात नहीं है। सवाल इससे कहीं बड़ा है। ये न्याय और हमारे लोकतंत्र के बीच जो गहरा रिश्ता है, उसका सवाल है।
ये जो बात यहाँ लिखी है ये इस चीज को बिल्कुल साफ करती है। इसका मतलब है कि जब सर्वाइवर्स को लगने लगता है कि न्याय तो राजनीतिक शक्ति पर निर्भर करता है, तो लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि कानून के सामने सबकी बराबरी यही तो लोकतंत्र का आधार है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर न्याय शक्ति पर निर्भर करता है तो क्या वो सचमुच में न्याय है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको न्याय, शक्ति और लोकतंत्र के रिश्ते पर गहराई से सोचने पर